हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की काउंसलिंग के काफ़ी सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशंस आर ऑन गोइंग। अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से आपका जो वेस्ट बंगाल है उन्होंने परसों एक शेड्यूल निकाला था, तो उसको रिवाइज करके उन्होंने अपना राउंड 1 का फिर से एक नया शेड्यूल दे दिया है। तो उसका रिवाइज शेड्यूल क्या है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जो हर बच्चे को पता होने चाहिए, क्योंकि दे आर डेट स्पेसिफिक। किसी एक डेट के बाद का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग अगर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं तो डोमिसाइल क्राइटेरिया कौन सा है, आप किस किस बेसिस पे वेस्ट बंगाल का स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल होते हैं, और दूसरी चीज ये है कि आपको किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। सो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल इज अ बिग स्टेट, मतलब काफ़ी सारे बच्चे हैं जो वहाँ के लिए रजिस्टर करते हैं। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि इस स्टेट की जो कट ऑफ है ना, अगर मैं कंपेयर करूँ विद अदर बिग स्टेट्स लाइक यूपी और राजस्थान, तो उनसे थोड़ी सी कम जाती है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लोगों को, अगर वेस्ट बंगाल के आप हो, तो आपको रजिस्टर करने के लिए आपको जाना है wbmcc.nic.in। आपको बिल्कुल एक ऐसा पोर्टल दिखेगा जो पोर्टल आपको एमसीसी की वेबसाइट के जैसा, मतलब बहुत यूजर फ्रेंडली पोर्टल इन्होंने बना रखा है। अगर मैं देखूं तो सबसे ऊपर ही आपको दिखाई दे जाएगा राउंड 1 रिवाइज शेड्यूल। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको यहां पर ई सर्विसेज /शेड्यूल में जाना है, और राउंड 1 रिवाइज शेड्यूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इसका पूरा शेड्यूल दिख जाएगा। तो अब जो नया शेड्यूल है वो कहता है कि आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑलरेडी आ चुका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। 31 तारीख को उन्होंने ऑलरेडी दे दिया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 7 PM ऑफ 31st टिल 6 PM ऑफ 8th ऑफ अगस्त। 8th ऑफ अगस्त तक आप रजिस्टर कर सकते हैं शाम को 6 बजे तक। देखो यार, जब मैं इन टाइमिंग्स की बात करती हूँ ना, तो ये टाइमिंग को लेके आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है कि अगर 6 PM ऑफ 8th अगस्त बोला है तो आप लोगों को इससे पहले ही रजिस्टर कर लेना है, और बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है कि मतलब रजिस्ट्रेशन बिल्कुल एंड मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब ऑनलाइन फी पेमेंट की बात करती हूँ, तो ऑनलाइन फी पेमेंट भी आप 8th ऑफ अगस्त तक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो टाइम दे रखा है 12 बजे का टाइम दे रखा है। रात को 12 बजे तक ही आप ऑनलाइन फी पेमेंट कर पाओगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फी पेमेंट हो जाती है, उसके बाद आपको एक डेजिग्नेटेड कॉलेज मिलेगा और एक टाइम अलॉट होगा, एक टाइम स्लॉट अलॉट होगा। वहां पर आपको जाना है और अपना बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं ऑफलाइन। तो आपका रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट के बाद एक कॉलेज और टाइम स्लॉट आपको दिया जाएगा। उसी टाइम स्लॉट के विद इन आपको पहुंचना है उस पर्टिकुलर कॉलेज में, और आपको डॉक्यूमेंट जो है वो ऑफलाइन वेरीफाई कराने हैं। अभी जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन की डेट्स होने वाली है, ये 1, 2, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, यानी कि जो संडे है उस दिन कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है। 4th ऑफ अगस्त, 5th ऑफ अगस्त, 6th, 7th और 8th ऑफ अगस्त, ये आपकी डेट्स रहने वाली है। 8th ऑफ अगस्त को 11 AM to 4 PM टाइमिंग रहेगा, और 9th ऑफ अगस्त को 10 AM to 1 PM ही टाइमिंग दिए जा रहे हैं। टाइम स्लॉट जो आएंगे वो इसी के विद इन आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर जब आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएंगे, तो आपकी सीट मैट्रिक्स ऑफ राउंड 1 रिलीज होगी, और वो रिलीज होगी ऑन 9th ऑफ अगस्त, दैट इज आफ्टर 3 PM। क्योंकि 9th ऑफ अगस्त को 1 बजे तक तो वेरिफिकेशन ही कर रहे हैं, उसके बाद 3 बजे के बाद से आपका सीट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। फिर आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि ओनली सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट्स, यानी कि जिन कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन नहीं हुआ या जिन्होंने अपना वो गिवन स्लॉट ऑफ टाइम मिस कर दिया, तो बेटा जी आप मतलब आपको दोबारा वो टाइम नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूं कि जो टाइमिंग आए उस टाइम से पहले पहुंच जाना अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम 9th ऑफ अगस्त 5 बजे से टिल मिडनाइट 10th ऑफ अगस्त, यानी कि अगर आप चॉइस फिलिंग देखोगे तो सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया है, और प्रॉपरली 2 दिन भी नहीं है, 1.5 दिन का टाइम दिया गया है आपको। 9th ऑफ अगस्त शाम को 5 बजे से स्टार्ट होगा, और 10 अगस्त को रात को 12 बजे आपकी चॉइस फिलिंग बंद हो जाएगी वेस्ट बंगाल की। ठीक है, इसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो 12 तारीख को आएगा आफ्टर 4 PM।
है ना, टाइम स्पेसिफिक है यहाँ पर, 4 बजे के बाद ही आप अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब लिखा हुआ है द रिपोर्टिंग एंड एडमिशन ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट्स टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स। कब तक है रिपोर्ट करने का टाइम? 13th of August एंड 14th of August 11 AM to 4 PM, यानी कि सिर्फ 2 दिन का टाइम आपको रिपोर्टिंग के लिए दिया जा रहा है और ये बहुत स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन्ड है, ठीक है। और नीचे दिया गया है इसके बाद जो आपका राउंड 2 का शेड्यूल है, राउंड 3 का शेड्यूल जो वेस्ट बंगाल ने पहले ही दे दिया था उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ राउंड 1 के शेड्यूल में देयर वर चेंजेस, तो उसका रिवाइज शेड्यूल ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूं कि यार आपको रजिस्टर कैसे करना है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रजिस्टर ढंग से करें। तो सबसे पहले तो यार आप इसी वेबसाइट पे देखेंगे, जब आप इस वेबसाइट पे यहां पर देखेंगे तो आपको इसी वेबसाइट पे आना है, दैट इज wmcc.nic.in पे आपको आना है, ठीक है। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए जा रहे हैं, दीज आर दी परफॉर्मर्स, है ना, कि आपको अगर आप किसी सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट ढूंढ रहे हैं तो वो आपको यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब इस तरह से आपको देखो मैंने कहां पर क्लिक किया, मैंने किया क्लिक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। एक इस तरह का पोर्टल खुलेगा, सेम एज एमसीसी इसी तरह का पोर्टल खुलता है। अब आपको यहां पर अपना रोल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालनी है विच इज दिस, ये आपकी सिक्योरिटी पिन है, और उसके बाद साइन इन करना है। ये आप तब करेंगे जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर आपको न्यू कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है, आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू फिल ऑल दीज डिटेल्स। सिमिलर डिटेल्स है बट यहां पर आपको अपना मदर नेम भी डालना है, डेट ऑफ बर्थ भी डालना है और सबमिट कर देना है। अब आप जैसे ही इसे बेटा जी सबमिट कर दोगे, ठीक है, आप लोगों को देखो दिस इज दी साइट जो मैं आपको बता रही थी, यूजी मेडिकल पे आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को आगे फर्दर बढ़ना है। आपको देखो इन्होंने पूरा ना वो बता के दे रखा है, पूरा बना के, मतलब एक एक चीज डिटेल में दे रखी है कि आपको अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन आपको डालनी है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब आपको अपनी सारा जो फॉर्म है वो आपको भरना है। फॉर्म में क्या क्या आएगा, पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी। सबसे पहले आपका जो आपने ऑलरेडी फिल डिटेल्स है जैसे कि रोल नंबर, मदर नेम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट नेम, ये सारी चीजें ऑलरेडी फिल्ड दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखेगा जो आप जिससे आपने रजिस्टर करा होगा नीट के टाइम पे। अब वहां पर आपको अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और सबमिट और नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन ऑफ दिस पासवर्ड, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ योर ईमेल आईडी एंड आपका नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए ओटीपी वाला फॉर्मेट रहेगा। फिर आपके पास जैसे ही आप वो सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी, डू यू विश टू सबमिट, यस या नो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो वहां के लिए आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा जो आपको इस वाली विंडो में फिल करने का है, ठीक है। अब जैसे ही फिल करोगे फिर आपको सिक्योरिटी पिन डालना है और उसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। अब आप जैसे ही कर लेते हैं तो आपके पास इस तरह का जो पोर्टल है वो ओपन होगा, ठीक है। आपने ऑथेंटिकेशन फॉर्म जो अभी तक आप भर रहे थे, दैट इज योर ऑथेंटिकेशन फॉर्म जो आप ऑलरेडी फिल कर चुके होंगे। अब आपको ऑन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहां पर इस रेड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस रेड बटन पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का एक पोर्टल दिखाई देगा, ठीक है। यहां पर आपको अपना फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालनी है, रिलीजन और कैटेगरी के बारे में बताना है और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है फॉर द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे ही आप ये सब भरते हैं सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको एक ऐसा पॉपअप आएगा, डू यू विश टू सबमिट, एक बार दोबारा रीचेक कर लेना, यस या नो पे आपको क्लिक करना है। नो पे क्लिक करोगे तो आप उधर पर अभी भी कोई डिटेल्स जो है वो एडिट कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट कौन सी, अभी आपकी जो डॉक्यूमेंट इमेज जानी है वो जानी है बेटा जी आपकी चेकबुक की। या तो आप कैंसल चेक डालो, चाहे आप पासबुक का फ्रंट पेज डालो, या फिर अपने अकाउंट डिटेल्स का स्क्रीनशॉट भी आप अपलोड कर सकते हो। आप ये जैसे ही अपलोड कर लोगे, ठीक है, तो आपको इस तरह से पॉपअप आएगा कि दिस इज दी
फाइल नेम आपको लिखना है कैंसल चेक, जेपीजी फॉर्मेट में डालना है, ठीक है, कैंसल या फिर सेव। तो आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुई होगी ये सेव हो जाएगी, ठीक है। अब अगर और सारी डिटेल्स मांगी गई हैं, जैसे कि अगर आप एनआरआई है या फिर ओसीआई कैंडिडेट है तो अपना क्या आप एनआरआई कोटा सीट्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपको यहां पर यस क्लिक करना है। अगर आपके पास डोमिसाइल है वेस्ट बंगाल का तो आपको यहां पर यस क्लिक करना है। टाइप ऑफ डोमिसाइल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परफॉर्मर्स, मैं अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब समझाऊंगी उसमें बताऊंगी। तो आपको परफॉर्मा A1 A2 A3 आप किसके लिए जाना चाहते, A1 B या 3 C किसके लिए जाना चाहते हो, और फिर आपको अपना एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर को चूज करना पड़ेगा। यहां पर जब आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे देयर विल बी नंबर ऑफ सेंटर्स, बहुत सारे सेंटर्स होंगे, किसी एक को आप चूज कर सकते हो। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे। आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे, देखो यहां पर भी ऑलरेडी मेंशन्ड है परफॉर्मर्स, जैसे कि परफॉर्मा A1 है। A1 कहता है कि आप रेजिडेंशियल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर दोज कैंडिडेट्स जो कि स्टेट में रह रहे हैं, वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, फॉर कंटिन्यूसली एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। आप 10 साल से अगर वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं, मतलब रह रहे हैं, तो आपको परफॉर्मा A1 लगेगा। परफॉर्मा A2 आपका तब लगेगा जब आप वेस्ट बंगाल में कंटिन्यूसली रह रहे हैं फॉर लास्ट 10 ईयर्स और आपने अपना 10+2 एग्जाम भी वेस्ट बंगाल में ही क्लियर करा है, मतलब 10+2 आपने वेस्ट बंगाल से ही करी है। अगर आप इसके अलावा अगर आपने अपना जो है 10+2 वेस्ट बंगाल में नहीं करी है तो आपका परफॉर्मा B लगेगा। अब ये क्या क्लियरली कहता है मैं आपको बताती हूं, दैट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट्स नॉट रिजाइडिंग इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बट हुज पेरेंट्स आर परमानेंट रेजिडेंट, यानी कि आपका जो परमानेंट रेजिडेंट वाला एड्रेस है आपके पेरेंट्स का वो वेस्ट बंगाल का है और आपने बाहर से 10+2 करी है, तो आप लोगों को परफॉर्मा B जो है वो यूज करना है, ठीक है। तो ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, आप बहुत तमीज से और ढंग से चूज करिएगा कि आपका डोमिसाइल कैटेगरी कौन से वाले परफॉर्मा में फॉल कर रही है, ठीक है। फिर आपको अपनी क्लास 12 की डिटेल्स डालनी है, अपने मार्क्स डालने हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जैसे ही आप ये डाल देंगे वैसे ही आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। अब अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहां पर नीचे एक विंडो दिखेगी जिसमें लिखा है सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आप इस पर टिक करिएगा तो वो ऑलरेडी फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दोनों अलग है, कॉरेस्पॉन्डेंस अलग है और आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आपको दोनों अलग अलग फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये सेव एंड नेक्स्ट करने हैं उसके बाद आपको अपना दिस इज दी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका प्रीव्यू है, मतलब आपने ये सारी डिटेल्स भरी है, एक बार रीचेक करेंगे। रीचेक करने के बाद इस तरह से आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे ही आप रीचेक कर लेंगे बेटा जी, उसके बाद आपके पास एक फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, सेव एंड फाइनल सबमिट, ठीक है। आप जैसे ये करेंगे फिर आपके पास एक पॉपअप आएगा, उसमें आपको येस पे क्लिक करना है कि आपने सब कुछ चेक कर लिया है। अब जब सब कुछ चेक कर लिया है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, फिर आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। ये सेम एज एमसीसी है, जैसे कि आपने एमसीसी के पोर्टल पे देखा था वैसे ही। अब देखो, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में बी अनलॉक्ड एंड एडिटेड टिल द पेमेंट इज कंप्लीटेड यूजिंग रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग। अगर आपको बाद में रियलाइज होता है अरे यार मैंने गलत कर दिया है, तो आपके पास वेस्ट बंगाल ने रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग जस्ट लाइक एमसीसी ये पोर्टल दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है। आप जब तक पेमेंट नहीं कर देते उससे पहले तक आप अपना जो है एडिटिंग कर सकते हैं। बट अगर आपने एक बार काउंसलिंग की फीस भर दी उसके बाद आप अपनी कोई भी डिटेल अनलॉक नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे, बहुत क्लियरली बोल्ड में यहां पर मेंशन है, ठीक है। अब फिर आपको फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट के लिए आप लोग कोई भी मोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। फी पेमेंट आप कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जिसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है अपने पास, ठीक है। अब जैसे ही आप डाउनलोड करके रखेंगे, ये आपको जब तक रखना है अपने पास जब तक आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता है, ठीक है। और इस वेबसाइट को प्लीज रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। ऑल्दो आपको सारी अपडेट्स यहां पर मिल जाएंगी बट यू हैव टू कंटिन्यूअसली विजिट दिस वेबसाइट फॉर ऑल दी अपडेट्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली दी way to
क्या कहते हैं, रजिस्टर वेस्ट बंगाल में। अब मैंने आपको बोला था कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको याद मतलब ऐसे अपने दिमाग में बैठा लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको परफॉर्मर्स के बारे में मैंने बता दिया है, डोमिसाइल क्राइटेरिया के बारे में। अब ये डोमिसाइल क्राइटेरिया फॉर A1 और B आपको कहां से आप बनवा सकते हो। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हो, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से बनवा सकते हो, कमिश्नर से बनवा सकते हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बना सकते हो, कॉर्पोरेशन एरिया से, असिस्टेंट सेक्रेटरी से, या फिर डिप्यूटी डायरेक्टर किसी से भी ऑफ वेस्ट बंगाल सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सारी 6-7 लोगों से ही आप अपना जो है डोमिसाइल बनवा सकते हो, मतलब इनके साइन होने चाहिए। अब इसके अलावा बहुत क्लियरली इट इज मेंशन्ड कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इफ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी और खासकर ओबीसी ए या फिर ओबीसी बी, तो आप लोगों को एक ओबीसी ए और ओबीसी बी वाले बच्चे वो हैं जिनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देना है। अब ये जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये पहले ही बताया था कि स्टेट्स जनरली आस्क कि आपका 1 अप्रैल के बाद का खासकर ओबीसी सर्टिफिकेट, क्योंकि जहां पर इनकम आ रही है वो 2025 अप्रैल के बाद की मांगी जाती है। तो आई होप आपने बनवा लिया हो, तो ये आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही चाहिए, ठीक है, क्लियर है। इनफैक्ट अगर ओबीसी के अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही वैलिड माना जाएगा, उससे पहले का वैलिड नहीं माना जाएगा। बहुत क्लियरली इट इज मेंशन, ठीक है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स स्टेट कोटा के लिए क्या क्या चाहिए आफ्टर अलॉटमेंट ये भी बता देती हूँ। एक आपको प्रोफाइल लेटर चाहिए होगा, पेमेंट रिसिप्ट चाहिए होगी जो आपने पेमेंट करी होगी, ठीक है। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड वोटर आईडी या मतलब आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका इफ एप्लीकेबल, नीट यूजी का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एज प्रूफ ये आपका 10th की मार्कशीट कर देती है, 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, और मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो प्लीज अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा और कोशिश करिएगा ये किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से बनवाइए, ठीक है। ये चाहिए फॉर स्टेट कोटा। मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको कुछ और चीजें चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, नीट यूजी कार्ड। आपको मैनेजमेंट कोटा के लिए कोई डोमिसाइल नहीं चाहिए, कोई आपको क्या कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम रहने वाली है, ठीक है। आपकी काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होनी है ऑफलाइन आपके नोडल सेंटर पे। अब ये कुछ पॉइंट्स जो है वो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। The candidate who does not registered and fill choices in round 1 and save and lock such choice shall not be considered for allotment in round 2। अगर आप राउंड 1 में रजिस्टर नहीं करते हैं या फिर चॉइस फिलिंग करना भूल जाते हैं या फिर उसे सेव और लॉक करना भूल जाते हैं, यानी कि ऑटो लॉकिंग नहीं होगी, लॉक करना पड़ेगा, तो आप लोगों को राउंड 1 के लिए रजिस्टर नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बोलता है द नॉन अलॉटेड कैंडिडेट इन राउंड 1 और द कैंडिडेट हु हैज अलॉटेड एंड एडमिटेड इन राउंड 1 and submitted willingness for participation in round 2 or the allotted but not reported candidate in round 1, newly registered candidate in round 2 can fill fresh choices। अब ये जो बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स करके दिया गया है, बहुत शॉर्टन करके दिया गया है, मैं आपको समझा देती हूँ। पहली चीज ये है कि जिसने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया था, राउंड 2 में कौन कौन जा सकता है, ये उस क्वेश्चन का आंसर है। जो राउंड 1 में जिसने रजिस्टर नहीं किया था वो फ्रेश रजिस्टर कर सकता है। जिसको कॉलेज कोई नहीं मिला है वो भी राउंड 2 में जा सकता है, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बच्चा अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता है राउंड 1 में कॉलेज मिलने के बाद, वो भी राउंड 2 में जा सकता है। और जिसने रिपोर्ट नहीं किया, यानी कि फ्री एग्जिट इज अलाउड इन वेस्ट बंगाल राउंड 1 के लिए, तो वो भी राउंड 2 में जा सकता है। अब नेक्स्ट देखो,
The candidates who are not registered, the candidates who did not appear, failed during document verification and become not eligible for subsequent round, the candidate who did not opt for subsequent round, the candidate who did not fill the fresh choices. जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, आपको हर राउंड में चॉइसेस फिल करनी है, अगर आप चॉइसेस फिल नहीं करते हैं तो आप उस राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, ये आप लोगों को बहुत क्लियरली याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ओके, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द अथॉरिटीज ऑफ कंसर्न्ड प्राइवेट या डेंटल कॉलेजेस फॉर डिटेल्स ऑफ फी एंड मोड ऑफ पेमेंट। इन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपको कंसर्न्ड उस कॉलेज से ही कॉल करके या फिर उधर जाके पता करनी पड़ेगी फीस, ठीक है। अब ओके, ठीक है, इफ द कैंडिडेट फेल्स टू गेट एडमिटेड इन allotted seat after completing all necessary formalities within that round, the candidate shall be called as non-reported candidate and such seat gets vacant for such round। मतलब अगर कोई गया उधर उसने फॉर्मेलिटीज कर दी, लेकिन उसने वो कॉलेज फिर बाद में ज्वाइन नहीं करा, उसी राउंड में जाके वो ज्वाइन नहीं करा, तो वो सीट वेकेंट कंसिडर होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर ये लास्ट वाला पॉइंट प्लीज ध्यान से सुनिएगा। द नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट इन राउंड 1 अलॉटेड सीट, राउंड 1 में जिसने रिपोर्ट नहीं किया है, इज अलाउड टू अपेयर इन राउंड 2 विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड विदाउट पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस फॉर चॉइस फिलिंग, ठीक है। जो राउंड 1 में फ्री एग्जिट अलाउड है, अगर आप कर भी देते हैं, छोड़ भी देते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप राउंड 2 में विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन जा सकते हैं। The non-reported candidate in round 2 allotted seat is allowed to appear in round 3 without fresh registration but after payment of counseling fees once again for choice filling। अगर आपने राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ और आपने वहां पर रिपोर्ट नहीं किया, तो इट इज क्लियरली मेंशन कि आप राउंड 3 में तो जा सकते हैं, बट आपको चॉइस फिलिंग के लिए अपनी काउंसलिंग फीस दोबारा देनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पहली वाली काउंसलिंग फीस फॉरफिट हो चुकी होगी, यानी कि राउंड 2 में फ्री एग्जिट अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, द नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 3 अलॉटेड सीट इज नॉट अलाउड इन एनी राउंड फर्दर इन द काउंसलिंग। अगर आप राउंड 3 में आपको कोई कॉलेज मिलता है, आप वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आप आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। The seat surrender of the admitted candidate during the process of round 1 admission is allowed without any penalty। मतलब फ्री एग्जिट में अगर आप राउंड 1 में फ्री एग्जिट करते हैं, कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। बट अब अगर यही चीज आप राउंड 2 में करते हैं, राउंड 3 में करते हैं, तो देखो बहुत क्लियरली बॉन्ड भी कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ना ध्यान से, ठीक है। बहुत अच्छे से ब्रोशर बना के दिया है भाई साहब इन लोगों ने, ओके। राउंड 2 में अगर आप सेम करते हैं, एडमिशन इज अलाउड बट विथ forfeit ऑफ द एडमिशन फीस। देखो यहां देखो, यहां पर द सीट सरेंडर ऑफ द एडमिटेड कैंडिडेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राउंड 2 एडमिशन इज अलाउड, ठीक है, बट आपका जो एडमिशन फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी। सच कैंडिडेट मस्ट अप्लाई इन पर्सन बिफोर द एडमिटेड कॉलेज फॉर सीट सरेंडर। आपको कॉलेज में जाके ही सीट सरेंडर करेगी और आपको फिर एक सिस्टम से जनरेटेड एक रिलीविंग लेटर मिलेगा, वो आपको रखना पड़ेगा अपने पास। अदरवाइज द नेम ऑफ सच कैंडिडेट शेल कंटिन्यू टू अपेयर इन द एडमिटेड कैंडिडेट लिस्ट ऑफ द सेट कॉलेज। अब नेक्स्ट देखो, The seat surrender is not allowed from round 3। राउंड 3 में आपको सीट जो है आपको लेनी ही पड़ेगी, आप छोड़ नहीं सकते। The seat surrender with the payment of bond penalty is possible only after the counseling of all rounds is over। अब मैं आपको बोलती हूँ, राउंड 3 में जिस बच्चे को कॉलेज मिल गया है और वो अपना कॉलेज नहीं लेना चाहता है ना, आप उस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते, तो राउंड 3 के बाद, मतलब जब सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप वो कॉलेज छोड़ जरूर सकते हो, लेकिन विद बॉन्ड पेनल्टी। आपको वेस्ट बंगाल का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड देना पड़ेगा राउंड 3 में रिजाइन करने वाले बच्चों, क्योंकि रिजाइन भी आप तभी कर सकते हो जब आप वो कॉलेज ज्वाइन करोगे, और ज्वाइन कर लिया तो आपको वहां का बॉन्ड भी देना पड़ेगा। बहुत क्लियरली राउंड 3 वाले बच्चों के लिए बोल रखा है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपको याद रखनी है आपके वेस्ट बंगाल के इंफॉर्मेशन ब्रोशर के लिए। एंड रजिस्ट्रेशन भी बता दिया है, शेड्यूल भी बता दिया है, साइट भी बता दी है। अब फॉर ऑल दी अपडेट्स आपको पहले तो डॉक्टर अड्डा के साथ जुड़े रहना है और आपको जुड़े रहना है विद दिस टेलीग्राम चैनल। एंड
एंड अगर अभी भी काउंसलिंग, क्योंकि देखो इतने सारे रूल्स हैं, आई नो बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी फीस फोरफिट होती रहती है ना। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलूंगी प्लीज आप हमारा जो काउंसलिंग का बैच है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, डेडिकेटेड एक काउंसलिंग एक्सपर्ट मिलेगा, डेली जूम सेशंस हो रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों का सिक्योरिटी फीस जो रिफंड असिस्टेंस भी किया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रेफरेंस लिस्ट आपको दी जाएगी, वेदर इट्स एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, उसकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं इन दिस बैच बाय यूजिंग दी गिवन लिंक्स जो आपको चैट बॉक्स में दिए गए हैं, और आपको ये सिर्फ 1999 का कोर्स पड़ेगा अगर आप कोड यूज करते हैं ZBBS। सो स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।